तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और हमने कंप्लीट करा दिया है बाबर, हमने कंप्लीट करा दिया है हुमायूं, हमने कंप्लीट करा दिया है आपका शेरशाह सूरी। तो 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और इतने अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं कि अगर आप एग्ज़ाम में देख देख भी लेते हो ना वो क्वेश्चन, तो 100% गारंटी देता हूँ आप एकदम टिक मार के आ सकते हो। और इस तरह से मैंने पढ़ाया है और कुछ भी छोड़ा नहीं है। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भाईगा आज के टॉपिक की बात करूँ तो वो है आपका मुगल वंश का अकबर। और इसके बाद थोड़े थोड़े छोटे छोटे और टॉपिक 3-4 रह जाएंगे, वो भी कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारा जो आपका मध्यकालीन इतिहास है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, मेडिवल हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। और इसको कंप्लीट के बाद एक लास्ट हिस्ट्री का टॉपिक रह जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री। पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको थ्योरी वाइज मैं कंप्लीट करा चुका हूँगा और इसी महीने में ये कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके बाद बस आपको एक काम करना है, रिवीजन। और अगर रिवीजन आप कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बार की जॉब आपके हाथ से कोई नहीं लेके जा सकता। भाई का मेहनत करते रहो। मेरी बस यही मतलब इच्छा है कि आप में से कोई ना कोई सिलेक्ट ज़रूर होके जाए। तो आते हैं मुगल वंश के ऊपर। और मुगल वंश की बात करूँ तो अकबर का पीरियड रहता है, मतलब अकबर का टाइम अवधि कह सकते हो जिसको, आप कुछ और मत समझ जाना। अकबर का जो टाइम रहता है वो रहता है 1556 से 1605 ईस्वी तक। भाई अगर मैं बात करूँ तो प्रारंभिक जो घटनाएं होती हैं अकबर के साथ, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। अब देखो, पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको देखने को मिलता है 1556 में। पहला युद्ध कब देखने को मिलता है? वो बाबर के टाइम पे देखने को मिलता है। ठीक है। तो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। और अकबर का संरक्षक जो है वो बैरम खां होता है, क्योंकि अकबर छोटा होता है उस वक्त। तो इस वजह से बैरम खां संरक्षण करते हैं उनका, ताकि उनको कोई मार ना सके, क्योंकि वो उनके अगले आने वाले राजा होते हैं, ऐसा कह सकते हो। 1560 से 1556 से 1560 ईस्वी तक ये संरक्षण रहते हैं। उसके बाद जो है वो अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। और जैसे ही खाने खाना की उपाधि दे देते हैं बैरम खां को अकबर, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अकबर बैरम खां को खाने खान बाबा कहकर मतलब बुलाता था। ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो। भाई का बैरम खां की हत्या आपको 1561 में देखने को मिलती है, मक्का की यात्रा के दौरान। यानी कि मुनीम खां नामक व्यक्ति ने कर दी थी, जो कि पाटन गुजरात से थे। भाई का अगर मैं बात करूँ तो अबुल फजल के अनुसार, यानी कि बैरम खां का जो मतलब पतन है, जो मतलब उसके मतलब तबाही का कारण है एक तरीके से, वो थी माहम अनगा। ठीक है। तो बैरम खां इनकी ही वजह से मतलब बिल्कुल नस्ते नाबूद हो जाते हैं। इनके मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता है, ऐसे कह सकते हो। और बैरम खां की मृत्यु भी उन्हीं के कारण कह सकते हो। बैरम खां की मृत्यु, अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और बैरम खां को मरवा दिया। क्योंकि अब देखो ऐसा होता है ना कि बैरम खां जो जाता है उसमें तो राजा बनने की सब काबिलियतें ही हैं। तो हेमू को मार के आता है। और हेमू किसकी जान लेना चाह रहा था? तो वो लेना चाह रहा था अकबर की। और हेमू इससे पहले गद्दी पर बैठा था। और हेमू से राजगद्दी किसने निकाल के दी? वो दी आपको बैरम खां ने। अब बैरम खां को ही मतलब ये सोच रहा था कि अकबर को ही कि मैं गद्दी पर क्यों बैठने दूं, मैं खुद भी तो बैठ सकता हूँ। तो इस वजह से जो है माहम अनगा जो है वो कुछ षड्यंत्र रचती हैं और इसको ही मरवा देती हैं। और अकबर के खिलाफ, अकबर से मतलब इतना ज़्यादा मतलब ऐसा बोल जाती हैं कि ये मतलब एक तरह से दुश्मन लगने लगते हैं अकबर को। तो अकबर ही मरवा देता है इनको, जब ये मतलब जाते हैं एक यात्रा पर। और बीच में अकबर ही मरवा देता है। और मरवाने के बाद फिर जो इनकी विवाह मतलब विधवा जो बीवी हो जाते हैं, उससे अकबर शादी कर लेता है। और इससे पहले भी ये रुकैया बेगम जो होती हैं वो उनके से शादी कर लेता है। भाई का ये शायद विधवा कह सकते हो इनके बाद। सलीमा बेगम और बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना होता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये मतलब ऐसा मत समझना कि अब्दुल रहीम खाने खाना उसका अकबर का और सलीम का पुत्र है, क्योंकि अकबर तो शादी कर लेता है सलीमा बेगम से। ये इन दोनों का ही पुत्र होता है, बैरम खां का और सलीमा बेगम का। तो रहीम है खाना खाना। अब पेटीकोट शासन आपको देखने को मिलता है। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं क्या है इस पेपर वाले को, इससे इतना ज़्यादा लगाव है कि वो हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन दे ही देता है। मैं अगर बात करूं पेटीकोट शासन की, तो हरमदल भी बोलते हैं इसको। और 1560 से 1562 ईस्वी तक ये चलता है। मैं अगर प्रभाव की बात करूं तो 1560 से 62 के दौरान अकबर के शासन पर माहम अनगा का प्रभाव रहा था।
यानी कि माहम अनगा ही सारा कुछ देख रही थी, जो भी शासन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन मतलब लड़ रहा है, कौन को नहीं लड़ रहा है, तो वो सारा का सारा माहम अनगा ही देखती थी। और अकबर जो है वो पेटीकोट शासन, जिसको मतलब एक कमरे में बंद लड़कियों के साथ किसी नग्न अवस्था में, तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल के अकबर मतलब डूबे हुए थे उस नशे के अंदर। और जो शासन कर रही थी वो थी माहम अनगा। तो ये सब चीज़ रहता है इसके अंदर। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सरकार आपको देखने को मिलती है, मतलब इसको पेटीकोट शासन को काफ़ी नाम से जाना जा सकता था। स्त्री शासन कह लो, हरम दल कह लो, पर्दा शासन कह लो, तो ये अलग-अलग प्रकार के नाम थे। या फिर पेटीकोट शासन दे दे या फिर पेटीकोट सरकार दे दे। मतलब पूछा भी जाता है कि मतलब इसको किस नाम से और दूसरे नाम से जाना जाता है। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन देखे गए हैं, इस वजह से मैंने ये कराया। भाई का माहम अनगा भी आप देख सकते हो। इनका पुत्र था अदम खां, और इनकी पुत्री जो थी वो जीजी, जिसका नाम था जीजी अनगा, जिसको मतलब पूरा नाम था। और पुत्र मिर्जा अजीज कोका था। ठीक है, तो दो पुत्र थे, एक अदम खां और एक मिर्जा अजीज कोका और जीजी अनगा। तो ये माहम अनगा के पुत्र और पुत्री थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या इसमें चेंजेस होते हैं, क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, तो माहब अनगा के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए अकबर ने जीजी अनगा के पति, जो जीजी अनगा थी माहम अनगा की यानी कि पुत्री हो गई, शमसुद्दीन अतगा खां को 1561 में माहम अनगा की जगह प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मतलब जो भी थे शमसुद्दीन, जो भी ये थे 1561 में, और ये किसके पति थे, तो वो थे जीजी अनका की। जीजी अनका किसकी पुत्री थी, तो वो माहम अनगा की थी। ठीक है, माहम अनगा जिस पद पर थी उसकी जगह मतलब किसको रख लिया था, इनको शमसुद्दीन को रख लिया था, शमसुद्दीन अक्का को। तो बस यही थी। और आगे देखने को मिलता है आदम खां का अंत कैसे होता है। आदम खां भी भाई गद्दी पर बैठना चाह रहा था। महामंगा सोच रही थी क्योंकि उनका लड़का जो आदम खां था वो गद्दी पर बैठे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आदम खां ने शमसुद्दीन अतगा खां की हत्या कर दी, क्योंकि भाई महामनगा की ये तो गद्दी लेके चला गया, और आदम खां किसका पुत्र था, वो था महामनगा का, तो भाई उसको तो खराब लगेगा ही, चाहे बेशक वो मतलब उसका जीजा हो। लेकिन फिर भी आदम खां जो है शमसुद्दीन अतगा की हत्या कर देता है, जिसके बाद अकबर ने 1562 ईस्वी में आदम खां को किले की छत से फेंकवा कर मरवा दिया था। तो उस वक्त मतलब महामनगा बहुत ही ज़्यादा मतलब रोई थी। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई उनका पुत्र है तो क्यों नहीं रोएंगे। 1562 में महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है। 1562 में अकबर जैसे ही उनको मरवा देता है, फिर उनको भी मतलब ऐसे समझ सकते हो दिमागी तरफ से बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वो भी 1562 में मृत्यु कर लेती हैं, मतलब आत्महत्या कर लेती हैं, ऐसे कुछ समझ सकते हो। और महामनगा की भी डेथ हो जाती है आपकी 1562 में। ठीक है, तो आगे आते हैं धार्मिक एवं सांस्कृतिक, ये क्या क्या चलती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा सुलह अ कुल की नीति। सुलह अ कुल की नीति का मतलब है अकबर ने सर्वधर्म समभाव की सुलह की नीति अपनाई। ठीक है, सुलह अ कुल जिसको हम बोलते हैं। अनुवाद विभाग यानी कि मकबत खाना स्थापना की गई। और आपको देखने को मिलेगा महाभारत का फारसी अनुवाद कादिर ने लिखा है, जो कि कादिर बदायूनी पूरा नाम है। कादिर द्वारा लिखा गया है, नाम रखा गया था रज्मनामा। ठीक है, तो महाभारत का हिंदी में अनुवाद कह सकते हो, नहीं फारसी में अनुवाद है ये। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया, कादिर कादिर बदायूनी ने किया था, जिसको मतलब रज्मनामा नाम दिया गया। फिर रामायण का फारसी में अनुवाद आपको बदायूनी द्वारा देखने को मिलता है। अथर्ववेद का अनुवाद आपको इब्राहिम सरहिंदी द्वारा देखने को मिलता है। तो ये पूछे जाते हैं कि अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया था, तो वो इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। रामायण का किसने किया था फारसी में, तो वो बदायूनी द्वारा। और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो वो कादिर बदायूनी द्वारा, और नाम रखा गया था इसका रज्मनामा। ठीक है, इसके बाद आपको राजतरंगिणी अनुवाद देखने को मिलेगा। इसका अनुवाद मौलाना शाहबादी द्वारा देखने को मिलता है। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल द्वारा किया गया। और अकबर के काल की प्रमुख मतलब जो घटनाएं वो देखने को मिलती हैं। 1562 में आपको दास प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, वो अकबर ने लगा दिया 1562 में। 1562 में आपको मैं अभी पढ़ा के भी आ रहा हूँ कि जो मतलब महामनगा थी उनकी भी डेथ हो जाती है, और उनके पुत्र जो आदम खां थे उनकी भी डेथ हो जाती है। और 1562 में ही जब ये दोनों डेथ हो जाती है इनकी, तो दास प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा तीनों पर ही प्रतिबंध लगा देते हैं अकबर,
कहते ये कोई कर ही नहीं सकता, ना बाल विवाह करेगा ना दास प्रथा, कोई दास नहीं बना के रख सकता। और सती प्रथा तो मतलब वही होता है, मतलब विवाह के बाद कोई पति मर जाता है और फिर वो रह जाती है, तो वो सती प्रथा एक तरीके से करना होता है उसको, तो वो भी बंद कर दिया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर देखने को मिलता है, तीर्थ यात्रा की समाप्ति देखने को मिलती है। 1564 में आपको जजिया कर की समाप्ति देखने को मिलती है। तो इधर से आपको समाप्ति ही सारी की देखने को मिल रही है। आपको दास प्रथा की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया की समाप्ति कर देते हैं अकबर 1564 में। और ये सीक्वेंस वाइज भी है, ऐसा भी नहीं है कुछ आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे। 1562 फिर 63 फिर 64, बस ध्यान रखना क्या पड़ेगा आपको, पहले में दास प्रथा, दूसरे में तीर्थ यात्रा, तीसरे में जजिया कर मतलब बोला गया है। इसके बाद अगर आपको देखने को मिलेगा तो 1569 से 1570 में आपको देखने को मिलेगा फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी जाती है और मुगलों द्वारा नियोजित पहला शहर कह सकते हो। फिर आपको 1574 से 75 में आपको देखने को मिलेगा गुप्तचर विभाग की स्थापना देखने को मिलेगी, ठीक है। और 1575 में आपको बंसतदारी प्रथा की शुरुआत देखने को मिलेगी और 1575 में आपको देखने को मिलेगा इबादत खाने का निर्माण, प्रार्थना भवन और चर्चा घर ऐसे कह सकते हो। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मनसबदारी व्यवस्था पद। मनसबदारी के 3 मुख्य वर्ग पद श्रेणी थे, मतलब 500 से 5000 तक, 10,000 से 10,000 तक और 20,000 से 20,000 तक। तो ये मनसबदारी होती थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा अकबर के आगे का, और शायद ये भी नहीं जानते हो कि मतलब मनसबदारी होती क्या है। तो ये वर्ग वगैरह होता है, जैसे मान के चलो ऊपर सबसे मतलब हायर अधिकारी होता है, फिर नीचे और ज़्यादा, फिर नीचे और ज़्यादा। तो ऐसे करके ये मनसबदारी होता था। उसी टाइम पे मनसबदारी जो है अकबर ने स्टार्ट की थी। और जो मतलब मान के चलो कोई अधिकारी है, ठीक है, अगर वो अपनी सीट पर मतलब डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है, उसके बाद इसका जो है ना वो वंशज आके इधर बैठ सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उसका पुत्र या फिर कुछ नहीं, डायरेक्ट अगर आप योग्य हो तो फिर योग्यता के आधार पर आप उस कुर्सी पर बैठ सकते थे। तो ये मतलब मनसबदारी थी, और जो भी जमीन जायदाद थी वो सब ले ली जाती थी अगर आपका वंश नहीं है। तो ये आपकी मनसबदारी थी। तो वो मैंने आपको थोड़ा और अच्छे से समझा दिया। उसके बाद आपको धार्मिक नीतियाँ और सैन्य अभियान देखने को मिलेंगे अकबर के टाइम पे। तो धार्मिक प्रशासन सुधार 1578 से 1582 तक इन्होंने की है। इसमें क्या होता है, 1578 ईस्वी में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया है, यानी कि हर एक धर्म आकर अपनी मतलब बात रख सकता था, कुछ भी रख सकता था, ठीक है, जो भी समस्या दिक्कत थी। 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की गई। राजा का आदेश सभी धर्मों के कानूनों के से ऊपर माना जाता था, तो वो होता है आपका मजहर की घोषणा। मतलब अगर राजा ने आदेश कर दिया कि उसको मारा जाएगा, तो बस सभी धर्मों से ऊपर है कि मारा जाएगा, कोई भी धर्म ये नहीं बोल सकता कि हमारे धर्म से ये खिलाफ है। उसके बाद 1580 में देखने को मिलता है 1582 तक दहसाला प्रथा लागू की गई, यानी कि दहसाला व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद आपको देखने को तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि दहसाला क्या थी। अब मान के चलो कोई भी मतलब 10 साल से कृषि कर रहा है, ठीक है, अपना खेत जोत रहा है, उसको पैदावार कर रहा है और बेच रहा है मार्केट में, तो उसका जो भी 10 साल से औसतन बन रहा होता है, तो वो आपको एक राज्य हिस्सा देना पड़ता था, यानी कि 1/3 होता था इसका, एक हिस्सा राज्य को और आपके बाकी के रख सकते हो, ठीक है, 3 में से 2 हिस्सा यानी कि आपका हो जाता था। तो ऐसे करके ये देसाला प्रथा थी, जो भी आप उगा रहे हो, पैदावार कर रहे हो, तो उसका 1% आपको राज्य को देना होता था, तो वो देसाला प्रथा लागू की थी। और ये राजस्व मंत्री जो है टोडरमल ने ये मतलब लागू की थी। 1582 में इबादत खाना बंद कर दिया गया था, यानी कि जो भी फरियाद वगैरह होती थी तो वो बोलने के लिए बोलते थे, लेकिन बंद कर दिया। इबादत खाना 1582 में बंद किया, लेकिन चालू कब किया था, तो वो आप ध्यान रखना, आपका किया था 1578 में चालू किया था सभी धर्मों के लिए, और 1582 में इन्होंने बंद कर दिया था। 78 2 80, यानी कि 10 10 क्या हो गया, 78 4 बार, यानी कि 4 साल बाद एक तरह से बंद कर दिया था, ठीक है। 78 में चालू किया, फिर 4 साल बाद उनका मन भर गया और बंद कर दिया कि बहुत सुन ली सबकी फरियाद है, अब अपनी फरियाद बताएंगे इनको। तो 1582 ईस्वी में दीन इलाही की घोषणा की गई, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा, और आपको मैं बता दूं कि अपनाने वाला खाली एकमात्र हिंदू था, वो की था बीरबल दीन इलाही को। यहाँ पे बस ईश्वर की मतलब सुननी जाती थी, जो भी मतलब सभी धर्म को बिठा लेते थे और उसके बाद जो भी मतलब सर्वोपरि होता था उसको ही मानते थे।
ऐसा कुछ इसमें किया गया है, मतलब झूठ बोलना, सत्य करना, ये सारा का सारा मना था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी इसमें दीन इलाही में। तो अकबर खाली एक पहले ऐसे हिंदू थे जो दीन इलाही मानते थे, अब ये तो खैर मुस्लिम है, तो दीन इलाही में मुस्लिम ही ज़्यादातर चलेंगे। भाई का बैठा सबको हिंदू को लेते थे। फिर ठीक है, इन्होंने घोषणा कर दी थी। उसके बाद इसमें कुल सदस्य आपको दीन इलाही में देखने को मिलेंगे 18+1, यानी कि 19 टोटल। आपको प्रधान, मतलब प्रधान जो कि पुरोहित थे वो आपके अबुल फजल थे, ठीक है, दीन इलाही में। सेकंड आपको देखने को मिलता है अकबर के प्रमुख विजय अभियान। इनके विजय अभियान भी काफ़ी मतलब पूछे जाते हैं पेपर में। 1561 से 1564 तक ये अपना विजय ही करते रहे। आपको देखने को मिलेगा 1561 में मालवा अभियान देखने को मिलता है। आपको मुगल सेनापति आदम खां जो थे, ये दूसरे आदम खां है, पहले वाले मत समझना, क्योंकि उनकी डेथ तो 1562 में हो ही चुकी थी, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मुगल सेनापति आदम खां, और एक ही नाम के काफ़ी मतलब लोग होते थे उसमें। तो ऐसे मत सोचना कि आदम खां पहले वाले मैं बता रहा हूँ जो कि महामनका का पुत्र था। इसमें देखने को मिलता है शासक कौन थे, बाज बहादुर भाग गया था मालवा अभियान जब ये कर रहा था। पत्नी रूपवती थी, इन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी एक तरीका से। मतलब इन्होंने दूसरे को समर्पण नहीं किया था, इनको आत्महत्या करना ज़्यादा मतलब सही लगा, तो उचित लगा, तो कर लिया। लेकिन फिर भी ये किला तो नहीं जीत पाए, मालवा अभियान अकबर जीत ही जाते हैं 1561 का। उसके बाद आपको देखने को मिलता है 1561 में चुनार अभियान देखने को मिलता है। मुगल सेनापति आसम खां चुनार का दुर्ग जीता इन्होंने, जो मतलब मुगल सेनापति थे, इन्होंने ही जाके लड़े और अकेले जाके चुनार अभियान जीता। अकबर नहीं लड़ने जाता था, उनके सेनापति ही लड़ने जाते थे, वही जीत के लाते थे। लेकिन नाम किसका होता था, वो होता था अकबर का। आज के ज़माने में आप देख सकते हो, अगर मान के चलो कोई योजना कोई भी लेके आ रहा है स्टेट वगैरह, तो वहाँ पे वो स्टेट की इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं करते थे कि स्टेट हमारे लिए ये लेके आए। वो बस एक ही तारीफ कर देंगे, जो अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, मोदी, उनका नाम लेते हैं, या फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट रहेंगे, तो उनका नाम लेते थे कि हाँ, इनकी वजह से, इनको मैंने वोट दिया, इस वजह से हम मतलब ये लाभ या फिर सुविधा उठा पा रहे हैं। तो यही सीन होता था। और यहाँ पे ये लड़ते थे, मरते थे, लेकिन नाम किसका होता था, तो वो अकबर का होता था कि अकबर ने ये विजय अभियान किए, ठीक है। तो ऐसे ही करके देख सकते हो। भाई का 1562 में आमेर अभियान देखने को मिलता है आपको। शासक कौन थे, आपके शासक थे बिहारीमल, भारमल जिनको बोलते हैं। इन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन्होंने लड़ाई नहीं था कि भाई, बोल दिया था सरेंडर हूँ मैं, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। फिर इन्होंने जब सरेंडर कर ही दिया, तो इन्होंने कहा क्यों मरे को और मारना, छोड़ो यार, जो है सो दया खा के इन्होंने भारमल को 5,000 का मनसब बनाया। मनसब मतलब हाथियों वगैरह को देना होता है, और हाथी वगैरह दे देते, 5,000 हाथियों, मतलब उस टाइम पे यही संपत्ति होती थी। आज के ज़माने में तो रुपया पैसा वगैरह चलता है, वहाँ पे ये सब चलता था, ठीक है। 5,000 का मनसब। पुत्र आपको भगवान दास देखने को मिलेंगे। किन के पुत्र हैं भगवान दास, तो वो मैं आपको बता दूं, भारमल के, ठीक है। और आपको पुत्री देखने को मिलेगी हरकाबाई, जिनको हम जोधाबाई बोलते हैं। और ये मतलब विवाह भी कर लेती हैं आपकी अकबर से, मतलब ठीक है, अकबर जबरदस्ती ही करते हैं, लेकिन कर लेती हैं विवाह। पौत्र आपको देखने को मिलेंगे मानसिंह, जिनको 7,000 का मनसब बनाया है, यानी कि 7,000 हाथी दे दिए इनको दान में। दान कह सकते हो, या फिर उपहार कह सकते हो, या फिर कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि उनकी बहन से जब विवाह कर लेते तो क्या ही कर सकते हैं। मैं अगर बात करूँ आगे, तो 1562 में मेड़ता अभियान, मेड़ता है, हाँ, तो मेड़ता अभियान है, ठीक है। भाई का 1562 में मेड़ता अभियान देखने को मिलता है। मेड़ता पर विजय मतलब कर लेते हैं ये। उसके बाद 1564 में आपको गोंडवाना अभियान देखने को मिलता है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने पूरा का पूरा थ्योरी बेस से ही बना के रखा है, ताकि आपको भविष्य में ये इतिहास तो पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ये पढ़ रहे हो, तो ये समझ लो पूरी ज़िंदगी भर के लिए सेट है, यहाँ तक कि। और उसी हिसाब से मैं करा भी रहा हूँ। 1564 ईस्वी में गोंडवाना अभियान देखने को मिलता है। शासक कौन देखने को मिलते हैं, तो वीर नारायण, और बालक थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे ये। तो संरक्षका कौन थी, रानी दुर्गावती, ये इनका संरक्षण कर रही थी। जो भी ये बालक थे, वीर नारायण, ठीक है। और मुगल सेनापति थे आसफ खां। फिर लड़ने जाते हैं आसफ खां युद्ध में, लेकिन ये फिर भी गोंडवाना अभियान जीत जाते हैं। और आगे देखने को मिलेगा आपको चित्तौड़ अभियान 1567 से 1568 तक। ये मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह को मतलब हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। राणा उदय सिंह के दो सेनापति थे, जयमल और फत्ता, जिसको हम फतेह सिंह बोलते हैं। परिणाम क्या निकलता है, शासक उदय, जो मतलब राणा उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर आ गए,
और मृत्यु 1565 में हो जाती है। ये भी नहीं टिक पाते और चित्तौड़ अभियान अकबर के हाथ में चला जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे वीर महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का ये सोच लो कि आपको बहुत देखने को भी मिला होगा कि महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और न जाने कौन कौन सा युद्ध हुआ। बोलते हैं कि जब महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है तो अकबर बताते हैं, काफ़ी टाइम तक रोते हैं कि मतलब ऐसा वीर शायद ही कोई मिलेगा। और वास्तविक में ये अपना आपको सरेंडर नहीं करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा गाथाएं देखने को मिलेगी महाराणा प्रताप के। और ऐसे वीर उस टाइम पे अगर होते भारत के अंदर और हर एक राज्य में इस तरह के वीर होते तो शायद ये आज भारत मुगलों का गुलाम तो कभी नहीं बनता। अंग्रेज तो जीवन में नहीं झकने आ पाते इस लेवल के अगर अपने भारत के अंदर वीर होते हैं। वही समझ लो इक्का ही दुक्का रह गए थे, इस वजह से ये हो गया। आपको शिवाजी पढ़ने को देखने को मिलेगा, उन्होंने भी सर नहीं झुकाया। सर कटाना जरूरी समझा लेकिन झुकाना नहीं। आपको अभी मैंने बताया जोधाबाई थे, जोधाबाई के पिता वो डायरेक्ट ही सरेंडर कर दिए कि भाई हम सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं। और 5,000 का मनसब उन्हें बना दिया और मानसिक उनके मतलब भाई को तो 5,000 का मनसब उन्हें बना दिया। तो इस लेवल के राजा अपने भारत के अंदर रहे और इसी वजह से गुलाम बना पड़ा हुआ है अपना भारत। ठीक है। तो अब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम है अपने पास, लेकिन फिर भी लोगों को अभी भी गुलामी लगती है। भाई का मैं बात करूं वीर महाराणा प्रताप की संक्षिप्त परिचय, इनको अभी देखता हूँ क्या होता है। तो पिता थे इनके उदय राणा उदय सिंह और माता थी जयवंता बाई। ठीक है। राज्याभिषेक इनका होता है 1572 ईस्वी में। और बचपन का नाम क्या होता है इनका कीका। तो ये पूछा जाता है, इस वजह से मैंने किया है। वंश आपको देखने को मिलेगा सिसोदिया वंश के थे महाराणा प्रताप। और जन्म स्थान कुंभलगढ़ के अंदर थे। हाथी का नाम इनका राम प्रसाद और घोड़े का नाम था चेतक, बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप ये समझ सकते हो इनके ऊपर ऐसे ऐसी बुकें बनी है ना कि आप सच में पढ़ के एकदम आपका जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी चेंज हो जाए इनके बाद में। तो अकबर के साथ ये राणा महाराणा प्रताप के साथ जो भी है हल्दी घाटी एवं दिवेर युद्ध करते हैं। और ये मैंने अभी आपको बताया ना एक दिन पहले। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको 18 जून 1576 में देखने को मिलेगा। और आपको देखने को मिलेगा मुगल सेना अकबर जो है वो लड़ते हैं, मुगल सेना और अकबर। और महाराणा प्रताप अकेले होते हैं। अभी ये सोच लो, अभी ये महाराणा प्रताप अकेले हैं, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि महाराणा प्रताप का साथ दे दे। वैसा नहीं है अपने भारत में पहले जमाने में। इसी वजह से आज मतलब सेनापति मतलब मुगल पढ़ते हैं, नहीं तो सच में कतई नहीं पढ़ रहे होते मुगल। आपको महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा, आपको शिवाजी जैसे महान योद्धा की गाथाएं सुनने को मिलती भाई का आपको देखने को मिलेगा। फिर अकबर आते हैं और अकबर मुगल सेनापति के साथ आते हैं आसफ खां, मान सिंह आपको मैंने अभी बताया 5,000 का मनसब बनाया था, जोधाबाई से विवाह कर दिया था इनको। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जगन्नाथ कछवाहा के शासक थे, माधव कछवाहा के शासक थे। ठीक है। तो ये सारे के सारे लड़ने गए थे महाराणा प्रताप से। और महाराणा प्रताप की तरफ से जो थे वो हकीम खां सूर थे, भामा शाह, बिंदा झाला और रावत चंद रावत, राणा पूंजा भील। और क्योंकि देखो इतने सारे इन्होंने इस वजह से किए क्योंकि अकबर के पास उस टाइम पे बहुत ज्यादा सेना थी, कम से कम हजारों लाखों में सेना थी। और इनके पास इतनी नहीं थी, फिर भी ये इतने ज्यादा मतलब इनके सैनिक घायल कर देते हैं। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि अकबर के सरेंडर करने का टाइम आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि अकबर भाई इतना ज़्यादा सेना लेके कब तक ही आप उनको कर लोगे मतलब डिफीट। एक टाइम बाद तो आपको सरेंडर होना ही है, तो एंड टाइम में ये मतलब हार ही जाते हैं। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं। इनके प्राणों की रक्षा चेतक घोड़े ने की थी। सोचो कितना समझदार उस टाइम पे घोड़ा होता है। आज के टाइम पे तो लोगों को ट्रेन कराना पड़ता है, उसके बाद ही समझदार बनते हैं। उसके बाद चेतक की अंततः मृत्यु हो गई, जिसकी समाधि बलीचा में बनी हुई है। परिणाम क्या था, मुगल सेना की जीत हो जाती है। फिर आपको दिवेर का युद्ध देखने को मिलेगा। ये शायद ही आपको बहुत कोई पढ़ाता होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इस लेवल से मैं आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहा हूँ कि आपको भविष्य में कभी इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको अगर लगे ना कोई ये चीज बता रहा है, ये वाला युद्ध बता रहा है, तो क्लिक कर जाएगा आपके माइंड में कि हाँ पढ़ा तो है मैंने कहीं ना कहीं इसको। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1582 में दिवेर का युद्ध देखने को मिलेगा। उपनाम क्या है, कर्नल टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। और युद्ध देखने को मिलेगा अकबर का मुगल सेना के साथ। और अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। ठीक है। मुगल सेनापति आपको देखने को मिलेगा सुल्तान खां। और महाराणा प्रताप का निधन देखने को मिलेगा। मृत्यु कब होती है इनकी, महाराणा प्रताप की 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु देखने को मिलती है। और उसके बाद देखने को मिलता है 1556 से 1605 तक और अन्य विजय अभियान देखने को मिलते हैं अकबर के। इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, प्रमुख विजय अभियान करते हैं अकबर 1579 से 72 तक।
कालिंजर अभियान देखने को मिलता है आपको। रणथंभौर का 1569 में अभियान देखने को मिलता है। 1570 में जैसलमेर एंड बीकानेर का अभियान देखने को मिलता है। इन दोनों राज्यों के शासकों ने स्वेच्छा से मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान यानी कि द्रुतगामी अभियान देखने को मिलता है। शासक कौन होता है? मुजफ्फर खां तृतीय। मंत्री एतमाद खां, दोनों भाग जाते हैं। आपको देखने को मिलता है गुजरात की जिम्मेदारी सूबेदार मिर्जा अजीज कोका को सौंपी गई थी कि आप बस इसको गुजरात को ठीक करके रखना, लेकिन नहीं रख पाते। अजीज कोका के खिलाफ विद्रोह हुआ, उसने अकबर से मदद मांगी। अकबर ने दोबारा गुजरात जाकर त्वरित गति से मतलब विद्रोह को दबाया और उसकी मदद करते हैं मिर्जा अजीज कोका की। आपको देखने को मिलेगा गुजरात अभियान के विशेष तथ्य एवं बंगाल अभियान 1576 में। अब देखो, जब गुजरात अभियान चल रहा था तो बंगाल अभियान जो होता है 1576 में, उस टाइम जो है वो पहली बार पुर्तगालियों से मिलते हैं अकबर। अकबर ने पहली बार ही समुद्र देखा था वहां पे जब पुर्तगालियों से मिल रहे थे। उससे पहले समुद्र देखा ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कोई समुद्र भी होता है। भाई का गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया और जैसे ही गुजरात जीत जाते हैं। आपको 1576 में बंगाल अभियान देखने को मिलता है। बंगाल का शासक था आपका दाऊद खां कररानी। तुकरोई बाजोरा में मुगल मारी का युद्ध आपको देखने को मिलता है। मतलब एक ही युद्ध है लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, अकबर इसमें जीत जाता है आपको, और दाऊद खां जो करानी है वो हार जाता है। आप इनको ऐसे भी कह सकते हो, बंगाल का जो बंगाल अभियान कह सकते थे, तुकरोई बजोरा और मुगल मारी का युद्ध, कुछ भी कह सकते थे। आपको टिक करके आ सकते हो पेपर के अंदर। हार के बाद कंटक की संधि होती है और कंटक की संधि देखने के बाद आपको देखने को मिलता है बंगाल और बिहार पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, ओडिशा पर दाऊद खां करानी का अधिकार हो जाता है और अंतिम सैन्य अभियान आपका अकबर का। 1586 में कश्मीर अभियान देखने को मिलता है। 1591 में सिंध विजय देखने को मिलती है। सभी जीतते रहते हैं अकबर, और 1600 में अहमदनगर जीत लेते हैं ये। उसके बाद आपको शासका देखने को मिलेगी अहमदनगर में चांद बीबी, जो कि पूछी जाती है पेपर में। चांद बीबी कहाँ की है? तो वो अहमदनगर की है। और 1600 में जो मतलब शासन करते हैं, अहमदनगर शासन की बहन। ठीक है, और संरक्षिका आपको बहादुर निजाम शाह, आपको बालक बच्चा देखने को मिलते हैं, ये संरक्षिका थी। 1601 में असीरगढ़ का किला खाना देश, और अकबर ने जो है असीरगढ़ का किला जीत जीत जाता है और वो जीत लेता है। यह अकबर का अंतिम विजय अभियान था, असीरगढ़ का किला। उसके बाद अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को हो जाती है, मकबरा सिकंदरा आगरा के अंदर। फिर अकबर के नवरत्न, जो कि क्वेश्चन पता नहीं क्यों एग्जामिनर ने बहुत ही ज्यादा फेवरेट इसको कर रखा है, हर एक स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा अकबर के नवरत्न से। बीरबल देखने को मिलता है, महेश दास जिनका मतलब नाम है। अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। और अबुल फजल आप देख सकते हो, इनका जन्म स्थान आगरा का है। और बाइबल इन्होंने लिखी है, फारसी में अनुवाद किया है अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना 7 वर्षों में पूर्ण की थी इन्होंने। और अकबरनामा को 3 भागों में विभाजित किया था। भागों को जिल्द बोलते हैं उर्दू में। उसके बाद आपको देखने को मिलता है तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। और फर्स्ट भाग आपको देखने को मिलता है अकबर के पूर्वजों की जानकारी, यानी कि इन्होंने 3 भाग ये तैयार किए। ठीक है, 3 भागों में से बोला पहले भाग में क्या इन्होंने तैयार किया था इन्होंने अकबर के पूर्वजों की जानकारी दी थी। ठीक है, और दूसरे में जो दी थी वो अकबर के शासन की घटनाएं थी। और तीसरे भाग में दी थी आपकी प्रशासन, गृहस्थी, सेना और संस्कृति, साम्राज्य आदि का विवरण। तो ये 3 इन्होंने दी थी अकबरनामा में लिखने के बाद। उसके बाद अकबरनामा कंप्लीट कर दी जाती है। फिर आपको देखने को मिलते हैं अकबर नवरत्न में से तीसरा फैजी, जिसको हम बोलते हैं अबुल फजल के भाई थे। सलीम बमुराद के शिक्षक कह सकते थे। और सलीम कौन था? तो वो अकबर का ही पुत्र था। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लीलावती का फारसी में अनुवाद देखने को मिलता है भास्कराचार्य कृत के द्वारा। टोडरमल, टोडरमल आपको अकबर के राजस्व मंत्री थे। दहसाला व्यवस्था इन्होंने शुरू करी थी टोडरमल ने। और अब्दुल रहीम खान ने खाना बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान ने खाना ने। और अब्दुल रहीम खान ने खाना किसका पुत्र था? अगर आपको ध्यान हो तो ये पुत्र था जो मतलब मरवा देते हैं पहले में, बहरम खां जो होते हैं इनके संरक्षण। इनकी जो बीवी होती है
उनका ही पुत्र था और अकबर का ये पुत्र नहीं था, लेकिन फिर भी ये बाबरनामा लिखते हैं, फारसी में अनुवाद करते हैं ये। इसके बाद देखने को मिलेगा तानसेन, रामतनु पांडे जिसको हम बोलते हैं। तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दी थी। आपको मकबरा और समाधि देखने को मिलेगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में इनका, तानसेन का। और गुरु कौन थे तानसेन के? तो स्वामी हरिदास थे। तानसेन जो है वो संगीत सीखा हजरत मोहम्मद गौस से, और अकबर के दरबार में आने से पहले यह रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबारी थे। ठीक है, तब जाके तानसेन अकबर के दरबार में आते हैं। उसके बाद और भी आपको नाम देखने को मिलेंगे नवरत्न में। मान सिंह हो गए, मुल्ला दो प्याजा हो गए, फकीर अजीउद्दीन हो गए। तो ये थे आपके अकबर के। और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है आपका जहांगीर। तो जहांगीर भी आप बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, आप इसको भी बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। मैं अगर छोटा छोटा ओवरव्यू दूँ तो फिर छोटा ओवरव्यू अगर आपको चाहिए तो चाहिए, नहीं तो दे ही देता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, छोटा सा ही है। तो है थोड़ा ज़्यादा ही है। मैं यही सोच रहा हूँ फिर ये जो जहांगीर टॉपिक आपका अकबर तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, इसको मैं कल स्टार्ट कराता हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा जहांगीर का मतलब बारे में है। और जहांगीर के कैसे पुत्र थे, कौन पुत्र थे, तो वो सब आपको देखने को मिलता है, पिता वेद व्यास वगैरह। तो ये टॉपिक मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, हम जो है अकबर मेन पढ़ रहे थे, तो आज अकबर पूरा का पूरा ख़त्म कर गया मैं आज के आज ही। ठीक है, और 30 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर गई, इससे ज़्यादा तगड़ा रिवीजन शायद ये कहीं होगा। बाकी का अगर मैं बात करूँ, तो जो भी मैंने आपको पढ़ाए, मैंने आपको युद्ध पढ़ाए अकबर के साथ, कौन कौन से युद्ध हुए, मैंने बोला कि सरक्षण कहाँ हुआ था, मैंने बोला कि अकबर का मतलब क्या क्या मतलब युद्ध हुए, किस लेवल से हुए, अकबर के नौरत्न बताए क्या क्या इन्होंने जो है वो अ, लाभ यूज़ मतलब लागू किए, जो व्यवस्थाएं थी वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और इसके अलावा शायद ही आपको अकबर कुछ पढ़ने का ज़रूरत होगा। उम्मीद करता हूँ जो भी आपने पढ़ा है वो एकदम डीपली पढ़ा होगा। और कल हम स्टार्ट करेंगे जहाँ इनके बाद के जो पुत्र होते हैं उनके बारे में टोटल कंप्लीट करेंगे। तो जो भी आप पढ़ रहे हो रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी कुंजी है जो आपका बेड़ा पार कर सकती है। अदरवाइज वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। तो मेरे भाई, रिवीजन जो भी कर रहा है उसको दिल से सैल्यूट है, और आने वाले टाइम में आपका सिलेक्शन शायद ही है कोई रोक पाएगा। ठीक है, तो रिवीजन करते रहना। और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज दिन तक पढ़ा है वो सब आपके जो एकदम इंग्लियो पे होगा, जो भी आपने रिवीजन किया है वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये भी रिवाइज ही कर लेना जो भी मैंने पढ़ा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में, फिर अपलोड करने में और उसको आप तक पहुंचाने में। तो इस तरह की मेहनत कर रहा हूँ मैं कि आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन ना छूट जाए। एक आधा एक्स्ट्रा ही चाहे बेशक हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि मतलब एक आधा छूट ही जाए, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड क्लास है। जिस टाइम आपको मैं एमसीक्यूज वाली क्लास कराऊंगा इतिहास की, आप सच में शॉक्ड हो जाओगे कि यार क्या पढ़ा दिया, भूल नहीं पाओगे, इस लेवल का मैं पढ़ा दूंगा। तो यही कह सकता हूँ आपको। और हर एक टॉपिक का पहले सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद एमसीक्यूज कराऊंगा, और ताकि एग्जाम जब आप चाहो ना, तो एकदम तीर कमान लेके छेद करके आओ एग्जाम की खोपड़ी में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ जो भी आप पढ़ रहे हो टाइम टू टाइम पढ़ रहे हो, और अपना रिवीजन एकदम पक्का करके चल रहे होगे, क्योंकि एग्जाम के भरोसे नहीं होगे। क्योंकि एग्जाम देखो कभी भी हो सकता है और कभी भी डिले भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं इतना सोच रहा हूँ जिस टाइम भी एग्जाम हो उस टाइम में आपका झंडा एकदम वर्चस्व की तरह लहरा हो। तो यही कहूँगा कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रिवीजन करते रहना, अपना ख्याल रखना, और जो भी एफर्ट है उसका डबल ही लगा के रखना। ठीक है, क्योंकि एक टाइम से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हाँ एक दिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। तो उम्मीद है आपको जो भी पढ़ा है वो सब रिवाइज किया होगा, आगे भी करते रहोगे, और ये भी जो मैंने पढ़ा है वो भी करते रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।